हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे व्यूअर्स को ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि क्लास 11 के बच्चों को कंसेप्ट के नाम पर जो मार्केट में ठगा जाता है वो उस अचीवमेंट से कोई दूर न रह सके। चलते हैं और आज का टॉपिक हमारा शुरू। आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग एकदम आसान सा टॉपिक लेते हैं और वो हमारा टॉपिक है बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एकदम ध्यान से एक एक चीजों को समझना है और मैं बार बार हर वीडियो के बाद यही बात रिपीट करके बोलता हूं, अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ भी डिस्कशन करने से पहले मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के बारे में कुछ भी डिस्कशन करने से पहले मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता दूं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। पहली बात तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरा शुरू करने का मकसद ये है, ये एकदम आसान सा चैप्टर है और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मैंने सिंपल वर्ड में बोला, अगर आपसे कोई भी पूछे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप बोलेंगे इट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई भी पूछे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप बोलेंगे ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर आप बोलेंगे कि ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आप बोलेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, सिंपल वर्ड में आप बोलेंगे negotiable instrument means the instrument. Negotiable instrument means the instrument. Negotiable instrument means the instrument which are, negotiable instrument means the instrument which are easily acceptable, which are easily acceptable in medium of exchange, which are easily acceptable, which are easily acceptable in medium of exchange, which are easily acceptable in medium of exchange. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लेन देन में, ट्रांजैक्शंस में सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है, ना तो कोई लेने से मना करेगा और ना ही कोई देने में झिझक करेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई भी पूछे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप बोलेंगे ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप बोलेंगे ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इजिली एक्सेप्टेबल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक्ट की बात करें तो negotiable instruments are regulated and controlled under the provision of Negotiable Instrument Act 1880. Negotiable instruments are regulated and controlled under Negotiable Instrument Act 1881. Negotiable instrument रेगुलेट और कंट्रोल होता है किस एक्ट से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। पहले ग्रुप को यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं हुंडी। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तीसरे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने बोला तो चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले मैंने इन सारी बातों को क्लियर करना उचित समझा, ताकि सिर्फ क्लास 11 ही नहीं, आगे अगर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, इन सब में भी अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता ही है तो दिक्कत नहीं। मैंने बोला सिंपल वर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपसे कोई भी पूछे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप बोलेंगे ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इजिली एक्सेप्टेबल हो, उसको क्या बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट और कंट्रोल होता है किस एक्ट से? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप का होता है, प्रोमिसरी नोट, हुंडी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलते हैं आगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक एक बातों को ध्यान से समझना है और मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूं कि जिस पॉइंट में कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। चलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स में सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं प्रोमिसरी नोट। इसके लिए क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोमिसरी नोट का सिर्फ हमको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, इसका प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में नहीं। तो प्रोमिसरी नोट का सिर्फ क्या पढ़ना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो सबसे पहली बात तो प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डिफरेंट स्टेट बोर्ड के एग्जाम में अभी भी ये क्वेश्चन आता है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक्ट कौन सा है? क्या बोलोगे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है जो प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में है? क्या बोलेंगे? सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलते? सिंपल वर्ड में बोला जाता है कि ए प्रोमिसरी नोट, प्लीज ध्यान से समझिएगा, ए प्रोमिसरी नोट is an instrument. A promissory note is an instrument in writing. A promissory note is an instrument in writing. मतलब प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटन होता है, कॉमा, प्लीज ध्यान से समझिएगा, कंटेनिंग, प्लीज ध्यान से समझिएगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बोले या प्रॉमिस बोले,
अंडरटेकिंग या प्रॉमिस एक ही बात है। मैं कॉमा करके एक एक चीज लिख रहा हूं जिसको ध्यान से समझना है। मैंने पहले बोला जो प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब प्रॉमिस, जिसमें बिना किसी कंडीशन के प्रॉमिस किया जाता है। कॉमा करके मैं फिर से लिख रहा हूं साइंड बाय द मेकर। प्लीज ध्यान से समझिए, साइंड बाय द मेकर तो जो इसको बनाता है उसका इस पर सिग्नेचर रहता है। अब बात ये उठती है कि ये सारा काम होता क्यों? तो प्रॉमिस टू पे, प्लीज ध्यान से समझिए, प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, promise to pay a certain sum of money, promise to pay a certain sum of money to the certain person, to the certain person or to the bearer of instrument, to the certain person or to the bearer of instrument. प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन होता है जिसमें जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस रहता है। जो इसको बनाता है उसका इस पर सिग्नेचर रहता है। ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रॉमिस किया जाता है एक निश्चित अमाउंट पे करने के बारे में। किसको? सर्टेन पर्सन को या बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट। प्लीज ध्यान से दिमाग में सेट कीजिए। हो सकता है लगता होगा लंबा डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग या प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट क्या है? क्लियर है सबको? अब अगर हम लोग ये बात करें जो प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है, अगर पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट की बात करें, अगर हम लोग पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट की बात करें तो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट। एक पार्टी को हम लोग बोलते हैं मेकर और दूसरे पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, आप बोलेंगे दो पार्टी की। कौन कौन? मेकर की और पे की। ये तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है और प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। चलते हैं आगे। अब हम लोग ये सीख लेते हैं जो आखिर मेकर किसको बोलेंगे और पे किसको बोलेंगे। प्लीज ध्यान से समझिए। मैंने बोला अगर आपसे कोई भी पूछे जो प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ, क्या बोलेंगे? सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional undertaking या promise signed by the maker promise to pay a certain sum of money to the certain person or to the bearer of the instrument। प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है? तो पहले पार्टी का क्या नाम है? मेकर। दूसरे का मेकर को मेकर
is the person. Maker is the purchaser of goods. Maker is the purchaser of goods. Maker is the purchaser of goods who make the promissory note. Who make the promissory note. प्लीज ध्यान से समझिएगा. मेकर इज द परचेजर ऑफ गुड्स हु मेक द प्रोमिसरी नोट. Who make the promissory note. And always responsible. And always responsible. And always responsible to make the payment of to make the payment of promissory note. To make the payment of promissory note on due date. To make the payment of promissory note on due date. मेकर वो पर्सन होता है जो परचेजर ऑफ गुड्स होता है और प्रोमिसरी नोट बनाता है और हमेशा ड्यू डेट को इसका पेमेंट करता है. मेकर वो पर्सन होता है जो परचेजर ऑफ गुड्स होता है, हमेशा प्रोमिसरी नोट वही बनाता है और हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है पेमेंट करने के लिए. किसका? प्रोमिसरी नोट का. कब? दूसरा पर्सन हमारा कौन है? दूसरा हमारा कौन है पार्टी? पे. प्लीज ध्यान से समझिएगा. दूसरा पार्टी हमारा कौन है? पे. पे के बारे में बोला जाता है पेई इज द पर्सन. Payee is the person who receive the payment of promissory note. Who receive the payment of promissory note on due date. Payee is the person who receive the payment of promissory note on due date. जो पेई वो पर्सन होता है जो प्रोमिसरी नोट का पेमेंट रिसीव करता है ऑन ड्यू डेट. मेकर वो पर्सन होता है जो परचेजर ऑफ गुड्स होता है, प्रोमिसरी नोट बनाता है और हमेशा पेमेंट करता है प्रोमिसरी नोट का ड्यू डेट. पेई वो पर्सन होता है जो प्रोमिसरी नोट का पेमेंट रिसीव करता है. कब? ड्यू डेट. प्रोमिसरी नोट क्लियर. प्रोमिसरी नोट के बाद जो हमने सेकंड आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप बताया था वो बेसिकली क्या है? हमारा हुंडी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड टाइप हमारा क्या है? हुंडी. अगर आपसे कोई भी पूछे हुंडी क्या है, आप बोलेंगे it is a negotiable instrument. It is a negotiable instrument. It is a negotiable instrument which are written in regional language. Which are written in रीजनल लैंग्वेज. ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो लिखा जाता है इसमें रीजनल लैंग्वेज में, देसी भाषा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये बेसिकली रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये मत समझिएगा जो हमारा और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब नहीं.
बेसिकली हम लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, जो भारत वर्ष में व्यापार को एक अच्छे मुहिम पर ले जाने में एक कौम का बड़ा अच्छा प्रभाव है, और उस कौम को हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी वर्ग प्योरली बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो। बेसिकली मारवाड़ी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से वो राजस्थान के मारवाड़ के रहने वाले, और वो उस जगह को बिलोंग करते हैं बिजनेस के पर्पज से। इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पर वो जहां जहां सेट हो गए, एडजस्ट हो गए, रहने लगे, उन्होंने अपने कौम का नाम ले दिया मारवाड़ी। मारवाड़ियों की अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करने के पर्पज से जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, उसका बेसिकली क्या नाम है, हुंडी। इसलिए मैंने बोला जो हुंडी एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो किसमें लिखा जाता है, रीजनल लैंग्वेज। आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन की प्रोमिसरी नोट और हुंडी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और इससे आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।